सुबह के 4 बज रहे थे और किचन में से बर्तनों के खड़खड़ करने की आवाज़ें आ रही थी। तो सीमा की नींद टूटी। उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अभी उसे सोते हुए मुश्किल से 2 ही घंटे हुए थे। उसने तकिए के नीचे अपना सर दबा लिया ताकि बर्तनों की आवाज़ थोड़ी कम हो सके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वह गुस्से में उठी और किचन की तरफ भागी। वहाँ जाकर देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। ऊंची आवाज़ में बोली, यह सब क्या हो रहा है अंजू? भूख लगी थी आंटी, पूरी रात पार्टी चली। तुम्हें अभी तक भूख लगी है? इतना तो सोचो, कोई देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमारी तो रेपुटेशन ख़राब होगी। तुम्हारे लिए ये पार्टी दी थी और तुम ही भूखी हो। यही समस्या होती है इन गरीब और पिछड़े हुए लोगों की। थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो हमको ही आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको आंखें क्यों दिखाऊंगी? अभी तो हमें कोई देख नहीं रहा। मुझे तो बस भूख लगी है, इस कारण से नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर कुछ खा लेती हूँ। सुबह नहीं होनी थी जो मेरी नींद खराब कर दी। आपको तो नींद आनी थी, आपका पेट जो भरा था, लेकिन भूखे पेट नींद नहीं आती। कितनी ज़ुबान चलती है तुम्हारी, अपनी औकात मत भूलो। माँ के घर में पता नहीं कैसे रहती होगी, अच्छे घर में आते ही पर निकल आए हैं। माफ़ करना आंटी, माँ के घर कभी भूखी नहीं सोई थी, रूखा सूखा ही सही खाना खा कर सोते थे। इतनी देर में सीमा के पति शंकर आ गए। ये सुबह के 4 बजे क्या शोर मचा रखा है? देख लो अपनी लाडली को, इसे भूख लगी है। क्यों, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी भूख लग गई? कुछ फल खा लो या दूध पी लो। दूध फल खाकर पेट तो नहीं भरता। सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों बेटा, खाना नहीं खाया क्या? नहीं, रात को मेहमान इतने ज़्यादा थे, सबको मिलते मिलते वक्त का पता नहीं चला। सबको अटेंड करती रही और पार्टी ख़त्म होने पर सबको बाय करते हुए 2 बज गए। आंटी ने सारा खाना केटरिंग वाले को दे दिया, कुछ भी नहीं बचाया। मैंने आंटी से कहा था कि मुझे खाना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है, चुपचाप जाकर सो। मैंने सोने की बड़ी कोशिश की, पर खाली पेट नींद कहाँ आती है। आंटी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहा था ना कि मुझे क्या कहकर बुलाना है। सॉरी मैडम, मैं तो समझी थी कि आप मुझे बेटी बनाकर लाई हो, और नहीं तो क्या। इतनी बड़ी पार्टी दी किसकी खातिर? सीमा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। और अंजू बेटा, क्या खाना चाहती हो मुझे बताओ, मैं अभी इंतज़ाम कर देता हूँ। नहीं अंकल, मैं फ्रिज देख लेती हूँ, कुछ तो पड़ा हुआ होगा। मुझे तो पेट ही भरना है, आप भी जाइए और जाकर सो जाइए। फ्रिज में 1 दिन पहले के चावल और दाल रखी थी, उसने गर्म किए और खाकर सो गई। उसके बाद उसे नींद नहीं आई। सोच रही थी कि कितना अच्छा परिवार था उसका। पापा थे, माँ थी और एक छोटा भाई था संजय, जो 11 साल का है, और अंजू 14 साल की है। पापा कपड़े की फेरी लगाते थे, काम ठीक चल रहा था। उनके दादाजी ने अपने जीते जी उनको अपना घर बना दिया था। अब दादाजी भी नहीं थे, सब सही चल रहा था। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ाई में दोनों होशियार थे। एक दिन अंजू के पापा फेरी पर गए, एक कार के साथ उनकी टक्कर हो गई। उस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय अंजू 12 साल की थी और संजय 9 साल। कमाने वाला चला गया था, लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह खुद कपड़ा बेचती। धीरे धीरे लोग घर से आकर भी कपड़ा ले जाते थे। गुजारा होने लगा था। बच्चों की पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं आई। 1 साल तक सब ठीक चलता रहा। उसके बाद अंजू की माँ रजनी की तबीयत खराब होने लगी। दवाई लेकर ठीक हो जाती और कुछ दिन बीतने पर फिर से बीमार हो जाती। एक दिन उसकी पहचान की एक महिला घर आई। उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल जाने की सलाह दी। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब होने पर अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए और रिपोर्ट के साथ आने को कहा। उसने अपने पूरे टेस्ट करा लिए और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर
कि आपके साथ आपके घर से कौन आया है। मैं आपके घर वालों से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपको जो भी कहना है आप मुझसे ही कह सकते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। देखिए, आपको ब्लड कैंसर है और आज से ही इलाज शुरू करना पड़ेगा, जिस पर लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास कितना समय है? कुछ भी नहीं कह सकती। साल, 2 साल। अगर आप अभी से इलाज शुरू कर लें तो ज़्यादा भी जी सकती हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। रजनी घर आ गई। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। उसकी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहने लगी। अब उसे बच्चों की चिंता थी कि उसके मरने के बाद उनका क्या होगा, कौन उनकी चिंता करेगा, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा। ना तो बच्चों के ननिहाल में कोई है और ना ही कोई दादा दादी के परिवार से कोई और है कि मेरे बच्चों की देखभाल करे। लेकिन कोई हो भी तो कोई क्यों करेगा? मुझे ही कुछ सोचना होगा। कई रातें रजनी ने जाग कर काटी और एक दिन एक फ़ैसला लिया। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और बताया कि उसे एक भयानक बीमारी हो गई है और मैं ज़्यादा समय जी नहीं पाऊंगी। लेकिन मरने से पहले तुम दोनों का इंतज़ाम करके मरना चाहती हूँ। दोनों भाई बहन डर गए थे कि माँ के बगैर कैसे रहेंगे। दोनों भाई बहन माँ के गले लग के उससे चिपक गए और खूब रोए थे। माँ ने समझाया कि तुम दोनों को मैं किसी के हवाले करके जाऊंगी। तुम्हें मेरे बगैर जीना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं जी सकती और तुम दोनों अभी बच्चे हो, एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाओगे। इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए ये सोचा है कि अगर कोई तुम्हें गोद ले लेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हें नया घर मिल जाएगा और माँ बाप भी मिल जाएंगे। लेकिन दोनों ने मानने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से माँ ने समझाया था। अपनी कसम देकर अखबार में इश्तिहार दिया था। अंजू को लेने सीमा और उसके पति शंकर आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और संजय को भी लेने एक पति पत्नी आए और लिखा पढ़ी करके कानूनी तौर पर बच्चों को गोद ले लिया। और यह सब सोचते सोचते सुबह हो गई थी और अंजू का तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। 7 बज गए थे। सीमा ने आवाज़ दी, अंजू अभी तक सो रही हो? उठो और मेरे लिए एक कप चाय बना कर दो। अंजू उठी और सीधे किचन में चली गई और 2 कप चाय बना लाई और सीमा और शंकर को दी और नहाने चली गई। बिना कुछ खाए पिए घर का सारा काम किया और फिर से सो गई। उसे बुखार भी आ गया। जब उठी तो शाम हो चुकी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। कभी तबीयत खराब होती तो माँ सिरहाने से उठती ही नहीं थी। शाम को सीमा घर आई तो अंजू को सोते हुए देखा। उसे गुस्सा आ गया। पूछा कि अभी तक क्यों सो रही हो? वह उठी और उसकी आंखें लाल थी और सीमा ने देखा। पूछा कि कुछ खाया कि नहीं? अंजू ने नहीं में सिर हिलाया। सीमा उसके लिए खाना लेकर आई और अपने हाथ से खिलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और सुबह के श्लोक के लिए अंजू से माफ़ी भी मांगी। फिर माथा चूमा। अंजू अब और ज़्यादा हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। खाना खिलाकर सीमा अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे अंजू भी चली गई। अभी वह बाहर ही थी, उसे सीमा की आवाज़ सुनाई दी। वह शंकर से कह रही थी, आज अंजू की माँ का फ़ोन आया था। वह एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती है। मैंने उसे हाँ कह दिया है। वह 1-2 दिन में कभी भी आ सकती है। शंकर ने कहा कि अंजू को खुश रखना और उसके स्कूल जाने की भी व्यवस्था कर दो कल ही। उसके बाद जैसे चाहो वैसे रखो। उसकी माँ यहाँ आए तो उसे कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए। वह निश्चिंत होकर जाए। सब सुनकर अंजू वापस अपने कमरे में चली गई। उसे झूठा लाड प्यार समझ में आ गया था। माँ के आने तक वह खामोश रही, कुछ नहीं बोली। अंजू ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा। सीमा ने मना कर दिया और कहा वह 10वीं कक्षा अगले साल करवाएगी, अभी समय नहीं है उसके पास। फिर अंजू ने दोबारा नहीं कहा। 2 दिन बाद रजनी आई
और अपनी बेटी से मिली और उससे पूछा कि क्या वह खुश है। अंजू ने ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। सीमा ने रजनी के सामने अंजू के साथ बेटी की तरह बर्ताव किया। रजनी बेफिक्र होकर घर चली गई। लेकिन रजनी के जाने के बाद सीमा का बर्ताव अंजू के लिए सही नहीं था। बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी अंजू। वह कुछ ना बोलती, कुछ नहीं मांगती, बस चुपचाप घर के काम करती और खा पी कर सो जाती। एक दिन शंकर ने उससे पूछा कि क्या वह वहाँ खुश है। आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं, मैडम जी भी घर से बाहर रहती है, अकेले घर पर मन नहीं लगता, स्कूल भी नहीं जा रही। माँ के पास थी तो पढ़ाई भी करती थी, प्यार भी मिलता था। माँ घर का काम भी नहीं करवाती थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। आप मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। शंकर ने सीमा से बात की कि अंजू घर वापस जाना चाहती है, तो उसने कहा कि हमने इसे कानूनी तौर पर गोद लिया है, ये वापस कैसे जा सकती है, मैं इसे नहीं जाने दूँगी। अंजू ने घर जाने की ठान ली। उसने खाना पीना छोड़ दिया, घर का काम करना भी छोड़ दिया। 2-3 दिन में ही वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, उठ नहीं पाती थी। उस पर सीमा भी अपने काम ना होने के कारण उसे डांटती थी और वह रोती रहती। शंकर ने सीमा से कहा कि अंजू हमारे घर नहीं रहना चाहती, इसे कहीं यहाँ कुछ हो ना जाए, अब इसका वापस जाना ही बेहतर होगा। वे दोनों अंजू को उसकी माँ के पास छोड़ने गए और रजनी से माफ़ी मांगी। अंजू अपनी माँ के गले लग के खूब रोई। माँ, अभी तो आप जिंदा हैं और मैं अभी से अनाथ की ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास रहूँगी जब तक आप ज़िंदा हो। मैं आपकी देखभाल करूँगी। शंकर और सीमा भी वहाँ से चले गए। रास्ते में वे एक ढाबे पर कुछ खाने के लिए रुके तो उन्होंने वहाँ एक बच्चे को देखा जो टेबल से जूठे बर्तन उठा रहा था। वह बच्चा संजय था, अंजू का भाई। शंकर ने ढाबे के मालिक से उसके बारे में पूछा तो उसने उसे अपना बेटा बताया। शंकर ने कहा कि अगर ये आपका बेटा है तो आप इससे जूठे बर्तन क्यों उठवा रहे हो। वह बोला, आपको क्या लेना देना। शंकर ने संजय से कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो वह बोला कि मालिक उसे स्कूल नहीं भेजते, यहाँ बर्तन धोता हूँ। ढाबे वाले ने कहा, मैंने इसे कानूनी तौर पर गोद लिया है। कानून जानते हो, एक तो लड़का गोद लिया है, उस पर बाल मजदूरी कराते हो। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुको, मैंने तो इसे काम करने के लिए गोद लिया था क्योंकि इसकी माँ मरने वाली थी, अभी वह ज़िंदा है और तुमने अभी से इसे अनाथ बना दिया है। या तो तुम इसे स्कूल भेजो और अच्छी ज़िंदगी दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और बाल मजदूरी कराने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर करवाता हूँ। देखिए, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, चाहो तो इसे ले जाओ और जो करना हो करो, मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। शंकर उसे अपने साथ ले गए और वापस उनके घर गए तो देखा कि अंजू अभी तक अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो रही है। सीमा को अपने सामने दोबारा देखकर अंजू सहम गई। रजनी ने पूछा, आप लोग दोबारा यहाँ क्यों आए हो। माफ़ कीजिएगा, हम दोनों यहाँ एक ख़ास वजह से आए हैं। हमने अंजू को कानूनी तौर पर गोद लिया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी उठाने का हमारा फ़र्ज है। नहीं, मुझसे गलती हुई कि मैंने अपने बच्चों को खुद से दूर करने की कोशिश की। अब जैसे भी होगा, इनकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। पता नहीं मुझे अभी और कितना जीना है। मैं अपनी मौत से पहले अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने दूंगी। आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ है। उसे भी आप ही की तरह किसी ने गोद लिया है, लेकिन मुझे अभी उसको भी मिलने के लिए जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह हमारे साथ है। यहाँ से जाते हुए रास्ते में एक जगह हम लोग चाय पीने के लिए रुके तो देखा कि वहाँ आपका संजय जूठे बर्तन उठा रहा है क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने बच्चे दूसरों के हवाले कर दिए थे।
हर इंसान स्वार्थी है। हम भी स्वार्थी हो गए थे, लेकिन अब हम प्रायश्चित करना चाहते हैं क्योंकि हमने अंजू की जिम्मेदारी ली है। अब हम उसे निभाना चाहते हैं। नहीं, अब वह आपके साथ नहीं जाएगी। वह पहले से ही डरी हुई है। देखिए, मैंने जिम्मेदारी निभाने की बात की है, इसे अपने साथ ले जाने की बात नहीं की। वह तो हम इसके यहाँ रहते भी निभा सकते हैं। हमने इसे अपनी बेटी बनाया है, वह भी कानूनी तौर पर, लेकिन हम आपके दोनों बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपसे वादा करते हैं कि जब तक आप जिंदा हो बच्चे आपके पास ही रहेंगे। हम सिर्फ इन दोनों का हर खर्च उठाएंगे। बस आप अपना ध्यान रखिए। अब आप मना मत करना, नहीं तो हम अंजू को अपने साथ ले जाएंगे और आप मना भी नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपको मेरी उम्र लग जाए, क्योंकि मेरे पास इतनी उम्र नहीं बची, लेकिन इतनी प्रार्थना अवश्य करूँगी कि भगवान आपको सदा सुखी रखे, ताकि आप मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। जीवन में कभी आपको कोई गर्म हवा भी छू ना पाए। मैं जाने से पहले अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर जाऊंगी कि ये दोनों हमेशा आप दोनों के आज्ञाकारी रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।